हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ज्योति जौहरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम क्लास 12th के प्री बोर्ड के पेपर पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो पिछली 4 वीडियोस थी उन 4 वीडियोस में से प्री बोर्ड में कितने क्वेश्चन कवर हुए, कौन से क्वेश्चन बच गए हैं जिन्हें हमें पिछली वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी। इसीलिए तो उन सारे क्वेश्चंस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताती जाऊंगी ताकि आगे अगर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं या इनमें से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका हल आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्री बोर्ड के पेपर की बात कर लेते हैं हम और इसके राइट आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या होता है, तो वो होता है साधनों की दुर्लभता। ठीक है, क्योंकि साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है ना, तो आर्थिक समस्या इसी के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है। ये पिछली वीडियोस में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन प्री बोर्ड में पूछे गए हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो। थर्ड क्वेश्चन है दिए गए रेखा चित्र किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो ये जो रेखा चित्र है ये करता है हमारा पूर्णतया लोचदार मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला है वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, तो अधिसामान्य लाभ कहेंगे। सामान्य लाभ और सामान्य लाभ से ऊपर वाला अधिसामान्य और सामान्य लाभ से भी अगर नीचे लाभ हो रहा है तो वो न्यून लाभ। ठीक है, उसके बाद सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की निर्धारित न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं, तो निम्नतम निर्धारित कीमत। ठीक है, न्यूनतम कीमत भी इसको कहा जाता है। उसके बाद बाजार में किसी वस्तु की कीमत किस बिंदु पर निर्धारित होती है, तो वस्तु की कीमत मांग बराबर पूर्ति, जहां वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है उस बिंदु पर निर्धारित होती है। उसके बाद जो अगला है हमारा वो है बजट रेखा की प्रवणता होती है, तो इसे हम कह सकते हैं ऋणात्मक या ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे निम्न स्तरीय वस्तु की मांग क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये जो मैंने आपको गिफिन का विरोधाभास मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने बताया था कि आय बढ़ने पर गिफिन वस्तुओं की मांग गिरती है। ठीक है, उसके बाद सीमांत उपयोगिता, तो यहाँ आएगा कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का वह परिवर्तन है जो वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो होता है परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद जिन वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत तथा स्थिर लागत का जोड़ होता है ना। स्थिर और परिवर्तनशील लागत अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें कुल लागत यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न है जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन, तो खाली स्थान, तो यहाँ पे सीमांत उत्पादन होगा 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन कैसा है, 0 है। ठीक है, उसके बाद है अल्पकाल में कुछ लागतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये सत्य है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील लागतें दोनों होती हैं, तो कुछ लागतें स्थिर होती, कुछ परिवर्तनशील लागतें होती। उसके बाद है उत्पादन फलन को Q = F द्वारा क्या व्यक्त किया जा सकता है, तो ये होगा सत्य हमारा, है ना, क्योंकि यहाँ पे Q = F है ना, Q क्वांटिटी, F फंक्शन और L को हम यहाँ पे मजदूर या लेबर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और K का मतलब है यहाँ पर पूंजी से। ठीक है, उसके बाद जेन मेनार्ड किन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, ये वाले क्वेश्चन को अभी मैंने नहीं देखा है, मैं इसको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक केन्स को, प्रोफेसर केन्स को, तो मे बी इट राइट एडम स्मिथ को तो कहा जाता है ना, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है उन्हें। यहाँ आधुनिक की बात हो रही है,
है ना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से इसका स्टडी करूंगी, फिर बताऊंगी आपको। देन फिर है आर्थिक एजेंट से हम से तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेती हैं। तो आपको ध्यान होगा, मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया था कि आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। वे सभी जो आर्थिक निर्णय लेते हैं और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, तो ये सत्य होगा। उसके बाद अगला है ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग अंतिम वस्तुएं कहलाती है। तो यह असत्य होगा। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादरों का निर्माण वो मध्यवर्ती वस्तु होगा, क्योंकि अंतिम वस्तु तो क्या है, ऑटोमोबाइल है, वहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। उसके बाद अगर हम सही जोड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली के सामने आएगा दोहरे संयोग की आवश्यकता, मुद्रा का प्राथमिक कार्य तो आएगा विनिमय का माध्यम, फिर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। उसके बाद सीमांत बचत प्रवृत्ति तो यहाँ पर आएगा S प्लस सी इक्वल टू 1। देन फिर औसत उपभोग प्रवृत्ति तो यहाँ पे आएगा C अपॉन वाई। उसके बाद है अतिशेष बजट तो यहाँ पर आएगा सरकारी आय ग्रेटर देन सरकारी व्यय। अतिशेष के बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो सरकारी आय ग्रेटर देन सरकारी व्यय। और उसके बाद घाटे की बजट की बात कर रहे हैं तो फिर सरकारी आय लेस देन सरकारी व्यय, है ना। यहाँ पर ये हो गया। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का सार क्या है? स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का यहाँ पे सार पूछा गया है, तो आप यहाँ पे अर्थ भी बता सकते थे। मुझे लगता है कि स्थिर विनिमय दर से क्या आशय है, तो ऐसी विनिमय दर जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है ना, उसे हम कहते हैं स्थिर विनिमय दर। उसके बाद लोचपूर्ण विनिमय दर, तो उसका निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है और बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। उसके बाद है व्यापार संतुलन में किन मदों को शामिल किया जाता है, तो दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। उसके बाद है राजस्व घाटे का सूत्र क्या है, तो राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। उसके बाद है उपभोग फलन से क्या आशय है ना, यहाँ उपभोग फलन की बात हो रही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब उपभोग की बात कर रहे हैं तो इसका संबंध किससे होता है, आय से, है ना, कि आय और उपभोग में जो संबंध पाया जाता है उसे हम उपभोग फलन कहते हैं। और आय और उपभोग में सीधा संबंध पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, इसकी परिभाषा भी बताई थी आपको। उसके बाद है निवेश क्या है, तो निवेश बचत का वह भाग होता है जिसे हम और अधिक धन प्राप्ति के लिए व्यय करते हैं। ठीक है, आप इसकी जो कॉन्सेप्ट है इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि व्यय को, निवेश को हम किस प्रकार से समझें। व्यय अलग होता है, निवेश अलग होता है। जब हम हमारी कुल आय में से उपभोग कर लेते हैं, उपभोग के बाद जो बाकी पैसे हैं उनको हमने बचत कर लिया, बचत करने के बाद हमने उन्हें ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जिससे कि हमें और आय की प्राप्ति हो, है ना, तो उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट, है ना, या निवेश, है ना। उसके बाद पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो पूर्ण रोजगार का बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर एक क्षेत्र में या एक देश में जितने भी लोग रोजगार के इच्छुक और क्षमता जिनमें है, मतलब इच्छा भी है और क्षमता भी है, और उन सभी को प्रचलित मजदूरी दरों पर अगर रोजगार मिल जाता है तो उस अवस्था को हम पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। ठीक है, कि अगर देश में उपलब्ध सभी व्यक्तियों को जितना भी श्रम है उस श्रम को प्रचलित मजदूरी दरों पर अगर रोजगार की प्राप्ति हो जाती है तो उसे हम पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हो गए हैं, इनका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे अगर हम पेपर की बात करें तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए ये है कि पिछले 3 या 4 वीडियो जो भी मैंने बनाए थे उनमें से आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें बैठे हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन बैठे हैं देखो मैं आपको बता दूं। स्थानापन्न वस्तुओं से क्या आशय है, स्थिर लागतें, परिवर्तनशील लागतें, ठीक है, अधिमांग और अधिपूर्ति, ठीक है, श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण, संतुलित कीमत का निर्धारण, ठीक है, उसके बाद फिर जीडीपी और जीएनपी, और उसके बाद फिर है उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, है ना, और उसके बाद फिर मैंने आपको ये केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, मांग का नियम, मांग का रेखा चित्र बताइए, और ये तटस्थता वक्र का मानचित्र और रेखा चित्र बताइए। उसके बाद
अल्पकाल और दीर्घकाल की संकल्पना ये मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ ही मैंने इनको एक्सप्लेन किया था। जो मैंने पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल बताया था तब मैंने बताया था, स्पेशली नहीं बताया, तो इसे और आज हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम ऋणदाता के रूप में भूमिका, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। गुणक की कार्यविधि को मैंने आपको समझाया था, ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा गया है। रिजर्व बैंक की भूमिका को 4 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद ये उदाहरण की सहायता से मितव्ययता का विरोधाभास बताइए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ये भी 4 नंबर में पूछा गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि 4 वीडियोस में जो हमने क्वेश्चनों को कवर किया था उनमें से 80 to 90% क्वेश्चन हमारे इस पेपर में आए हैं। केवल 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस दिन मेरे रह गए थे कराने, मैं नहीं करा पाई थी समय की कमी के कारण, तो उनको आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो जब कंप्लीट होगा तब आपके ये सारा जो प्री बोर्ड का जो पेपर है वो भी आप पूरा इसको हल कर पाएंगे। इस स्थिति में हम आ जाएंगे आज के वीडियो के बाद। मांग की लोच, मेरे ख्याल से मैं बता चुकी थी आपको मांग की लोच को, एक बार फिर से बता देती हूँ कि वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को हम मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को हम मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, मैं क्रम से चल रही हूँ, जो जो प्रश्न बच गए हैं उनको मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रही हूँ। और उसके बाद फिर हमने स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी थी, पर फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर व्यवस्थित नहीं किया है। उसके बाद आती कुल उपयोगिता से क्या आशय है। तो एक निश्चित समय में उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। मतलब एक निश्चित समयावधि में या समय विशेष पर हमने वस्तु की जितनी इकाइयों का उपभोग किया है उनसे प्राप्त होने वाली समस्त उपयोगिता को या सीमांत उपयोगिता को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको कुल उपयोगिता यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कुल संप्राप्ति। आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज हुए, बच्चे नहीं कर पाए इस प्रश्न के उत्तर को। कुल संप्राप्ति क्या होती, यहाँ पे संप्राप्ति का आशय है रेवेन्यू से, है ना, आगम से, आय से। तो एक उत्पादक द्वारा जो समस्त वस्तुओं की इकाइयों का जो विक्रय किया गया है और उस विक्रय से प्राप्त होने वाली जो आय है उसको वो क्या कहलाएगी, कुल संप्राप्ति कहलाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी उत्पादक ने वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन किया था और उन 10 इकाइयों को बेचने से उसको 100 रुपए की प्राप्ति हुई, तो वो जो 100 है, जो 100 है, वो क्या कहलाएगा, कुल संप्राप्ति कहलाएगा, है ना। आगे समझ में। उसके बाद है यहाँ पे लाभ अधिकतमीकरण को समझाइए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे लाभ अधिकतमीकरण पूछा है, उसकी शर्तें नहीं पूछी है ना। बहुत सारे बच्चों ने इसमें शर्तें लिख दी हैं, है ना, क्योंकि लाभ अधिकतमीकरण को आपने शर्तों वाले क्वेश्चन से ही पढ़ा है। तो लाभ अधिकतमीकरण का अर्थ क्या होता है, लाभ को अधिक करना, है ना। हर उत्पादक, हर विक्रेता ये चाहता है कि उसका लाभ क्या हो, अधिक से अधिक हो, है ना। क्या कोई उत्पादक, क्या कोई विक्रेता ऐसा चाहेगा कि उसको कम लाभ की प्राप्ति हो, नहीं। हर उत्पादक, हर विक्रेता क्या चाहता है कि उसका लाभ अधिक से अधिक हो। ठीक है, तो यही लाभ अधिकतमीकरण है कि जब एक उत्पादक जो है ऐसे प्रयास करता है कि उसकी जो लागत है उत्पादन की वो कम से कम हो और उसको लाभ अधिक से अधिक हो। उसके बाद अधिमांग और अधिपूर्ति, ये मैं समझा चुकी थी। श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ होता है, इस क्वेश्चन को मैंने वस्तु की मांग के साथ आपको समझाया था, अभी मैं अलग से समझा रही हूँ। बच्चे नहीं कर पाए इस प्रश्न को, मैंने देखा। तो देखिए बाजार चाहे श्रम बाजार हो या मुद्रा बाजार हो या वस्तुओं का बाजार हो, ठीक है, तीनों एंगल से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि मुद्रा बाजार हो, श्रम बाजार हो या वस्तुओं का बाजार हो, इन तीनों ही बाजारों में इन चीजों का जो मूल्य है वो उनकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम श्रम बाजार की बात कर रहे हैं तो श्रम बाजार में श्रम की मांग और पूर्ति के द्वारा, अगर हम मुद्रा की
कीमत की बात कर रहे हैं तो मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा। अगर हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो वस्तुओं की मांग और पूर्ति द्वारा उसका निर्धारण होगा। ठीक है, उसके बाद है संतुलित कीमत को निर्धारित करने वाले घटक बताइए, है ना। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक, या इसको भी जैसे अभी जो मैंने आप लोगों को श्रम बाजार की बात करी है, तो मैंने साम्य मूल्य एक बार आपको बताया था कि साम्य मूल्य से क्या आशय है। तो साम्य मूल्य के जो घटक होते हैं तो वो होते हैं मांग और पूर्ति, है ना। तो जब वस्तु की मांग और पूर्ति जहाँ दोनों बराबर होती है उस बिंदु पर संतुलित या साम्य मूल्य का निर्धारण होता है। उसके बाद अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा रूबी ये बहुत शैतान है यार, इसका डिस्टर्ब तो चलता ही रहेगा। चलिए, तो एक है यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और एक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, है ना। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ। सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय, तो एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर हम घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं। अब जब यहाँ पर हम घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं तो फिर चाहे वो उत्पादन विदेशी द्वारा हुआ है या फिर हमारे देश के लोगों द्वारा किया गया है ना। मतलब हमारे देश की सीमा में अगर विदेशी फैक्ट्रियां भी उत्पादित है स्थापित है और उन्होंने उत्पादन किया है तो उसको भी हम किस में शामिल करेंगे, उसको भी हम घरेलू उत्पाद में शामिल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब हम राष्ट्रीय उत्पादन की बात करते हैं, देश की राष्ट्रीय उत्पादन की बात करते हैं, तो उससे आशय ये होता है कि हमारी घरेलू सीमा का तो है ही, उसके अलावा जो विदेशों में रहकर जो हमारे देश के लोग जो अर्निंग कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, वो भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन आती है कि राष्ट्रीय आय में हम विदेशियों द्वारा हमारे देश से कमाए गए धन को घटा देते हैं, है ना। यहाँ पे शुद्ध विदेशी आय को शामिल किया जाता है। शुद्ध का मतलब है कि जो हमारे देश में रहकर जो विदेशी लोगों ने कमाई है वो, और हमारे देश के लोगों ने अन्य देश में रहकर जो कमाया है वो, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने के बाद जो बचता है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अंतर है घरेलू उत्पाद में और राष्ट्रीय उत्पाद में। इनको आप बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। घरेलू उत्पाद को मैं फिर से बता रही हूँ कि एक देश की घरेलू सीमा में एक निश्चित समय अवधि में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य हम जोड़ रहे हैं। यहाँ अगर विदेशी फैक्ट्रियां या फर्म या उद्योग हमारे देश में उत्पादित है, कोई कंपनी हमारे देश में है और उसने भी जो उत्पादन किया है वो भी जीडीपी में शामिल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि हमारे देश की जो सरकार है वो कहती है कि चाइना के जो मोबाइल्स हैं वो हमारे देश में बनने चाहिए। मतलब हम मना नहीं कर रहे हैं कि चाइना के मोबाइल नहीं बिकेंगे, लेकिन वहां की जो कंपनी उसको हमने बोल रखा है कि आप भारत में आके उत्पादन कीजिए। तो उसके पीछे कारण क्या है, जब ये विदेशी कंपनियां आके हमारे देश में उत्पादन करेंगी तो ये जो उत्पादन होगा वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा, है ना। उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी क्या होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। समझ लो ना इस बात को। तो ये घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में ये माइनर सा अंतर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन जो मैं नहीं करा पाई थी आप लोगों को वो है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को बताइए और एक निजी आय को संक्षेप में बताइए। अब राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है, तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वो समस्त आय होती है जो एक देश में व्यय के लिए उपलब्ध होती है ना। वो समस्त आय जो एक देश में व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है उसे हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहते हैं। उसके बाद निजी आय, तो निजी आय ये बहुत ही सरल सा प्रश्न था, इसका उत्तर आप सब लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छे से दे सकते थे। निजी आय का मतलब है कि उत्पत्ति के जो चारों साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, ये जो चारों साधन है, इन्होंने उत्पादन में जो योगदान दिया उसके बदले में जो इनको आय प्राप्त हुई है ना, वो समस्त आय किसमें शामिल होगी, वो निजी आय में शामिल होगी, है ना। मतलब एक व्यक्ति अपने कार्य के बदले में जो भी कमा रहा है पैसा, है ना, वो क्या कहलाएगी, वो निजी आय कहलाएगी। सॉरी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे समग्र मांग के दो घटक बताइए। समग्र मांग के दो घटक बताइए। अब देखिए समग्र मांग
और समग्र पूर्ति ये दोनों अलग होती है और प्रभावपूर्ण मांग अलग होती है। ठीक है, इनमें अंतर को आप समझिए। यहाँ पे समग्र मांग के दो घटक पूछे गए, तो समग्र मांग के घटक होंगे उपभोग जिसे हम सी से दर्शाते हैं, निवेश जिसे हम आई से दर्शाते हैं, सरकारी व्यय जिसे हम जी से दर्शा रहे हैं, और उसके बाद है शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात जिसे हम एक्स से दर्शा रहे हैं, है ना। उसके बाद है यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुकी थी आप लोगों को। उसके बाद है यहाँ पूंजीगत व्यय की बात हुई है कि पूंजीगत व्यय के 3 बिंदुओं को बताइए। तो देखिए कि पूंजीगत जो व्यय होता है सरकार का, वो ऐसा व्यय होता है जो केवल उस वर्ष के लिए वो व्यय नहीं होता है, आने वाले कई सालों के लिए वो व्यय किया जाता है। जब सरकार किसी ऐसी चीज पर व्यय करती है जिसका लाभ या जिस पर जो खर्चा है वो 1 से अधिक सालों तक, वर्षों तक चले, तो उसे हम फिर पूंजीगत व्यय कहते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री का निर्माण करना, किसी पुल का निर्माण करना, किसी बांध का निर्माण करना, ठीक है, ये सब किस में आता है, सड़कों का निर्माण करना, ये सब किस में आता है, ये सब पूंजीगत व्यय में आता है ना। ये ऐसा नहीं है कि बस एक ही साल में सड़कें, पुल, नदियां, सड़कें, पुल और बांध और ये सब एक ही साल के अंदर ही बन के तैयार हो जाएंगे और इनसे जो भी प्रॉफिट होना है वो सब उसी साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब गवर्नमेंट कोई फैक्ट्री बनाती है, कोई उद्योग स्थापित करती है, या सड़कें बना रही है, या पुल बना रही है, या बांधों का निर्माण कर रही है, तो उनका निर्माण भी कई वर्षों तक चलता है और उनसे जो फायदा होता है, जो लाभ होता है, वो भी आने वाले कई वर्षों तक चलता है। तो इस प्रकार के जो व्यय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद हमारा आ रहा है जीएसटी के बारे में 3 बिंदु बताइए, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जीएसटी क्या है ना। तो अब जीएसटी में यहाँ पे देखिए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, इसको हम जानते हैं कि ये कब लागू हुआ देश के अंदर और ये किन वस्तुओं पे लगाया जाता है, ये अप्रत्यक्ष कर है। तो अभी यहाँ पे खुल के नहीं पूछा गया है कि आपको जीएसटी के बारे में क्या लिखना है, लेकिन सिर्फ बिंदु पूछे हैं तो आप यही सब बिंदु भी बता सकते थे कि जीएसटी का अर्थ बता दीजिए, ये कब लागू हुआ ये बता दीजिए, कितना % लगता है, स्टेट का कितना लगता है और सेंटर का कितना लगता है ना। ये सारी चीजें आप इस जीएसटी वाले क्वेश्चन में बता सकते थे, ये सब आपको पता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर आया कि खुली और बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। खुली और बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो अपने देश के अतिरिक्त विदेशों से भी अपने व्यापारिक संबंध जो बना के रखती है, जहाँ पे आयात और निर्यात जो है वो अन्य देशों से उसका चलता है, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज वर्तमान समय की अगर बात करें तो विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। हर देश को अन्य देशों से वस्तुएं मंगाने की या भेजने की जरूरत जरूर ही पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसका बाहरी देशों से किसी प्रकार का कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता, वो अपने ही देश के दायरे में जो वस्तु उत्पादित कर रही है उन्हीं का वो उपभोग कर रही है, ना तो वो वस्तुएं निर्यात कर रही है ना ही वो आयात कर रही है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अवमूल्यन और मूल्यह्रास का अर्थ बताइए, है ना। अवमूल्यन और मूल्यह्रास ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, माइनर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कि देखिए अवमूल्यन से आशय क्या होता है। अवमूल्यन से आशय होता है जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा में स्वयं अगर कम करती है तो उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश में कम किया गया था, मूल्यन हमारे देश में हुआ था, और ये सरकार क्यों करती है, ताकि वो निर्यातों को प्रोत्साहित कर सके, है ना, निर्यात हमारे ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, भुगतान संतुलन हमारा संतुलित हो सके, इसके लिए मुद्रा का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा कदम होता है जिसे कोई भी सरकार बहुत जल्दी या आसानी से नहीं उठाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मर्जी आई तो कल अवमूल्यन कर दिया, फिर आने वाले दिनों में फिर से अवमूल्यन कर दिया, नहीं, ये एक देश की
साख का सवाल होता है, ये उस देश की रेपुटेशन का सवाल होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि का सवाल होता है। इसलिए कोई भी देश अपनी मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो आसानी से नहीं करता है। और जब हम मूल्यह्रास की बात करते हैं तो मूल्यह्रास का मतलब होता है कि स्वतः ही मांग और पूर्ति की शक्तियों जो द्वारा जब मुद्रा का मूल्य कम होता है तो उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश की मुद्रा का जो मूल्य है वो मतलब हमारी जो विनिमय दर है ना, वो डॉलर की अपेक्षा हमारे देश की मुद्रा का मूल्य है जो वो गिर गया है ना। अभी हम कुछ ही दिनों में हमने देखा है, पिछले कुछ 1-2 दिनों में। तो ये जो स्थिति है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मूल्यह्रास कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है पूर्णतया बेलोचदार मांग को बताइए और पूर्णतया लोचदार मांग को बताइए। ये बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न था। पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहेंगे, कि वह दशा जब वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन हुए बिना भी उसकी मांग में अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। पूर्णतया लोचदार मांग, जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है फिर भी उसकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग। और पूर्णतया बेलोचदार मांग वो होगी कि जब वस्तु की कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे हम कहेंगे पूर्णतया बेलोचदार मांग। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से रह गया है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सबको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, फिर भी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन से क्वेश्चन आपको समझाऊं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बाकी बचे हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप लोगों की एनुअल एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग 80-90% तक इकोनॉमिक्स में नंबर ला सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।